हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है वो चैप्टर 4 है हमारा, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इसके ऊपर है। तो इसमें हम समझेंगे कि आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है और ये व्यवस्थित क्यों किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए स्टूडेंट चैनल पे आते हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आंकड़ों का व्यवस्थीकरण होता क्या है। तो इसमें एक सरल सी परिभाषा दी हुई है कि आंकड़ों के व्यवस्थीकरण से हमारा अभिप्राय उन सब क्रियाओं से है जिनके द्वारा आंकड़ों को सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। तो व्यवस्थीकरण में वो सब क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा जो आंकड़े एक अनुसंधानकर्ता ने अपने अनुसंधान के उद्देश्य से इकट्ठे किए हैं, तो उनको इस तरीके से व्यवस्थित करना कि ताकि वो आंकड़े सरल हो जाएं, व्यवस्थित ढंग से हम उनको प्रस्तुत कर सकें ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इस जो व्यवस्थीकरण में हम उन सब क्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिससे ये हमारे आंकड़े सरल और व्यवस्थित बन जाएं। तो उनका व्यवस्थीकरण जब हम आंकड़ों का करते हैं तो सबसे पहले उन आंकड़ों को वर्गीकरण के द्वारा गुजरना पड़ता है। तो आंकड़ों के व्यवस्थीकरण का एक महत्वपूर्ण उपाय उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गों में बांटना। तो जो भी आंकड़े हमने एक अनुसंधानकर्ता ने जो एकत्रित किए हैं, तो जो भी आंकड़े एकत्रित किए हैं तो उनको अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। और ये बांटना, जो ये प्रक्रिया है आंकड़ों को बांटना, वो क्या कहलाता है? आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसमें शुद्ध आंकड़ों का रूपांतरण सांख्यिकीय श्रेणियों में इस प्रकार किया जाता है कि इसमें कुछ अर्थपूर्ण परिणाम निकाले जा सकें। और ये जो प्रक्रिया है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, तो इसमें आंकड़ों को इस तरीके से उनका वर्गीकरण होता है ताकि हम उन आंकड़ों को जो हमने इकट्ठे किए हैं तो उनके हम एक अर्थपूर्ण, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, वो हम क्या कर सकें, उसका परिणाम निकाल सकें। तो जो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये तो हमने समझा कि व्यवस्थीकरण है क्या, ये हम आगे समझेंगे, परिभाषा हमने समझ ली है। इसके बाद में हम ये समझेंगे कि आंकड़ों का वर्गीकरण आखिर है क्या। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके मोहल्ले में 200 परिवार रहते हैं। आपने उनकी आय, व्यय, शिक्षा, धर्म, परिवार का आकार आदि से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर लिए, पर इन आंकड़ों से आपको तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक आपको यह मालूम नहीं होता कि इनमें से कितने परिवार शिक्षित हैं और कितने परिवार अशिक्षित हैं। तो जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए, आय के ऊपर, उनके व्यय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, धर्म के ऊपर, परिवार के ऊपर, परिवार का आकार, लेकिन जब तक हम उनमें ये कंपैरिजन ना कर सकें, तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ शिक्षा के ऊपर। तो इसमें दिया हुआ है कि कितने परिवार शिक्षित हैं, जितने परिवारों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। तो इस तरीके से जब हम उनको सही उनका वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आंकड़े हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो अन्य शब्दों में इन आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि इन आंकड़ों को उनकी विशेषता के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाए। तो ये भागों और वर्गों, कौन कौन से भाग या वर्ग हो सकते हैं, जैसे किस तरीके से हम उन आंकड़ों को बांट सकते हैं, जैसे शिक्षित और अशिक्षित। ये तो सभी को पता है कि जो भी हमारी जनसंख्या है या जहाँ पे भी इस वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या है, वो शिक्षित मिलेगी या अशिक्षित मिलेगी। तो हम इन 2 वर्गों में उनको डाल सकते हैं, धनी निर्धन में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं।
तो आंकड़ों के इस प्रकार किए गए प्रत्येक विभाजन को वर्ग या क्लास कहा जाता है। तो आंकड़ों को जब हम इस तरीके से जो बांटते हैं, जैसे शिक्षित अशिक्षित में बांटा, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, वर्ग या क्लास कह सकते हैं कि कौन से आंकड़े किस क्लास में आएंगे। तो इस क्रिया को, जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो जो एक अनुसंधानकर्ता ने या हमने आंकड़े एकत्रित किए, तो उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, उनके आधार पर उनको जब हम अलग अलग कर देते हैं, वर्गों में विभाजित कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वर्गीकरण। इंग्लिश में इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन। तो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट कि वर्गीकरण के उद्देश्य, कि हमने आंकड़ों को, जो आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हुए, तो हमने उनका वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, लेकिन क्यों किया? उन आंकड़ों का वर्गीकरण करने का कुछ उद्देश्य तो ज़रूर रहा होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमने उन आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों किया है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या था आंकड़ों का वर्गीकरण करने का? आंकड़ों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण कर देते हैं, उनको एक वर्ग में डाल देते हैं, क्लास में डाल देते हैं, तो वो हमारे लिए आंकड़े कैसे हो जाते हैं, सरल और संक्षिप्त हो जाते हैं, उनको समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, उपयोगिता। वर्गीकरण का उद्देश्य आंकड़ों की समरूपता को प्रकट करके उनकी उपयोगिता में वृद्धि करना। तो जैसे जो शिक्षित व्यक्ति हैं या अशिक्षित व्यक्ति हैं, तो वो एक तरीके के आंकड़े, समरूप आंकड़ों को हम एक वर्ग में डाल देते हैं, तो इसलिए वो आंकड़े हमारे लिए क्या हो जाते हैं, वो एक क्लासीफाई होके, वर्गीकृत होके हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। नेक्स्ट है विभेदकारी। वर्गीकरण विभेदकारी भी होता है, अर्थात इसके द्वारा आंकड़ों के विशिष्ट अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। जब आंकड़ों का वर्गीकरण हम कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो आंकड़ों में जो अंतर है वो भी हमें समझ में आ जाता है। जैसे शिक्षित अशिक्षित हैं, तो ये क्या है, आंकड़ों को दो उसमें वर्गीकरण हमने कर लिया है, तो इससे क्या उनमें जो डिफरेंस है वो भी हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलना योग्य बनाना। जब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो उन आंकड़ों का उद्देश्य ये भी रहता है कि हम उनका आराम से उनकी तुलना कर सकें, जो हमारे लिए सरल बन जाती है और अनुमान के योग्य भी हो जाती है। वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। जो कोई भी वैज्ञानिक क्रिया होती है, वो एक सिस्टमेटिक वे से होती है। अगर हम आंकड़ों को एक वर्गीकरण कर देते हैं उनका, तो वो एक व्यवस्थित रूप में हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। तो इसके द्वारा जो आंकड़े हैं, वर्गीकरण करने के बाद में जो विश्वसनीयता है वो और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाना। तो जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, तो उससे जो आंकड़े हमारे सामने जो प्रस्तुत होते हैं, तो आंकड़े काफ़ी आकर्षक होते हैं और वो काफ़ी प्रभावशाली भी होते हैं। क्योंकि जब आंकड़े हमारे पास, अगर हम उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास अव्यवस्थित रूप में होंगे, और जब कोई भी चीज़ अव्यवस्थित रूप में होती है, तो एक तरीके से वो यूजलेस तरीके की होती है, उसका हम कोई अर्थ नहीं निकाल पाते। तो जब भी हम आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं, तो उनको एक वर्गीकरण की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इन उद्देश्यों को देखते हुए हम आंकड़ों का क्या करते हैं, वर्गीकरण। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें आंकड़ों का वर्गीकरण करना चाहिए, कुछ हमारे लिए कुछ फ़ायदे हैं, तभी हम उन आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन कुछ विशेषताएं जो आंकड़ों के वर्गीकरण के समय होनी चाहिए, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, एक अच्छी क्लासिफिकेशन में कुछ विशेषताएं शामिल होती हैं। तो वो विशेषताएं क्या हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली विशेषता है व्यापकता। तो जब हमने आंकड़ों का जब वर्गीकरण किया, उनको क्लासीफाई किया, तो उनके लिए जब अलग अलग वर्ग बनाए, तो जो आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं, तो वो इस तरीके से उनका वर्गीकरण करना चाहिए कि तो जो हमने वर्ग बनाए हैं उसमें वो आंकड़े आ जाएं, किसी ना किसी वर्ग में वो समा जाएं।
कोई भी आंकड़ा इस तरीके का नहीं रहना चाहिए, जो कोई इकाई इस तरीके की नहीं रहनी चाहिए वो जो कि वर्गीकरण से बाहर हो। नेक्स्ट है स्पष्टता, क्लियरिटी। वर्गीकरण करते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कौन सी इकाई किस वर्ग में रखी जाएगी, क्योंकि क्लियरिटी वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। विभिन्न वर्ग भी इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए उसमें सरलता और स्पष्टता हो, कि सरल भी हो और वो स्पष्ट भी हो, समझने लायक हो। नेक्स्ट है सहजातीयता। प्रत्येक वर्ग की सभी इकाइयाँ समान गुण वाली होनी चाहिए। जैसे शिक्षित वर्ग में वे इकाइयाँ रखी जानी चाहिए जो शिक्षित हों, यानी कि सभी का गुण क्या होना चाहिए, समान हो। नेक्स्ट है अनुकूलता। वर्गों का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, उसको समझते हैं। जैसे आप लोग 11वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की आय तथा व्यय ज्ञात करने के लिए उनके वैवाहिक स्थिति या वजन के अनुसार वर्गीकरण करना गलत होगा, क्योंकि सामान्य सी बात है कि जो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो उनकी वैवाहिक स्थिति मतलब वो इस एज ग्रुप में नहीं है कि वो विवाह के योग्य हैं। तो इस तरीके का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए जो कि हमारे अनुसंधान के जो हमने डाटा इकट्ठे किए हैं उसके अनुकूल ही ना हो या उसके अनुसार ही ना हो। नेक्स्ट है स्थिरता। एक प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक जांच के साथ आधार बदलना चाहिए। जो भी हम बेस लेके चलते हैं जांच का, तो उसमें क्या होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए कि वर्गीकरण वो कैसा हो, एक समान हो। नेक्स्ट जो इसका विशेषता है वो उसको समझेंगे कि लोचदार। एक अच्छा वर्गीकरण लोचदार होना चाहिए। उसमें उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वर्गों में परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो वर्गीकरण होता है उसमें अगर जैसे कोई इकाई ऐसी है कि जो ज़रूरी है ऐड करनी, तो वर्गीकरण इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें हम इच्छा के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकें। तो नेक्स्ट आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वर्गीकरण है उसका कुछ आधार तो होना चाहिए, किस आधार पर हम जो वर्गीकरण है वो करते हैं। जो हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, जो डाटा उपलब्ध हैं, अब उनका वर्गीकरण तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे कुछ उद्देश्य हैं, उनको लेकर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। उनकी विशेषताओं को भी हमने समझ लिया है, लेकिन कुछ बेस तो ज़रूर होगा उन आंकड़ों को वर्गीकरण करने का। तो हमारे पास ये कुछ आधार दिए हुए हैं, तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेन जो हमारे पास 4 आधार दिए हुए हैं जिसके आधार पर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। पहली है भौगोलिक। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरी है समय अनुसार। तो अलग अलग समय में जो अलग अलग आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उनका वर्गीकरण हम समय के अनुसार करते हैं। गुणात्मक। तो आंकड़े गुणात्मक जो आंकड़े हैं वो 2 प्रकार के हैं, साधारण और बहुगुण। तो इसके हिसाब से हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मात्रात्मक या संख्यात्मक। तो इन सारों को हम एक एक करके आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है भौगोलिक वर्गीकरण। कि भूगोल जो हम जियोग्राफी पढ़ते हैं कि अलग अलग जो हमारे देश को समझे तो अलग अलग जगह पे जो भी विशेषताएं हैं हमारी भौगोलिक तो अलग अलग हैं वो। तो हम आंकड़ों का वर्गीकरण भी अलग अलग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम जो हमारे पास डायग्राम जो दिया हुआ है तो इसमें 3 जो स्टेट्स हैं हमारे, तो उसमें पंजाब है, हरियाणा है और यूपी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे भौगोलिक मतलब कि अलग अलग एरिया की बात हुई है। तो जो 3 स्टेट्स हैं ये अलग अलग 3 स्टेट्स हैं उनकी बात है। तो इसमें जो फर्म्स हैं उन्होंने जितनी साइकिल्स का उत्पादन किया हुआ है तो उसका यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो आंकड़े जो यहाँ पे जो वर्गीकरण किया हुआ है जैसे अलग अलग राज्य का, तो ये किसके अनुसार किया हुआ है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे कारखानों की संख्या को बताया गया है कि जो साइकिल के प्रोडक्शन के जो कारखाने हैं तो पंजाब में कितने हैं, हरियाणा में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो ये 3 राज्य जो हमारे सामने दिए हुए हैं और उनके जो कारखाने उनकी संख्या।
तो ये किस प्रकार का वर्गीकरण है? ये भौगोलिक वर्गीकरण है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वर्गीकरण है कि अलग अलग राज्य में आंकड़ों की भिन्नता होती है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण दिया हुआ है वो किसके अनुसार दिया हुआ है? समय अनुसार, कि जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। एक जैसे 2009 का साल लिया हुआ है, एक 2010 का, एक 2011 का। तो इसमें जैसे जो ये फर्म है इसका हमने एग्जाम्पल लिया है, जो बाइसिकल्स की जो फर्म है कि 2009 में कितनी बिक्री हुई और 10 में कितनी हुई, 11 में। तो ये किसके अनुसार है? ये समय के आधार पर क्या है? वर्गीकरण है। नेक्स्ट जो समझेंगे गुणात्मक वर्गीकरण को। तो गुणात्मक वर्गीकरण क्या कहता है कि जब तथ्यों या आंकड़ों का विशेषताओं या गुणों के आधार पर, जैसे धर्म, व्यवसाय, जनसंख्या के बौद्धिक स्तर आदि के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। यदि इन तथ्यों को ध्यान में रख के जब किसी जो भी आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है तो उनको गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो ये जो गुणात्मक वर्गीकरण है ये हमारा 2 टाइप का है। तो इसमें ये जो हमारे टाइप हैं ये कौन कौन से 2 प्रकार? तो पहला है साधारण वर्गीकरण और दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। तो इसमें क्या बताया गया है? इसे द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं। मतलब कि जो 2 वर्ग हैं उनके आपस में एक तरीके से द्वंद्व शो होता है, क्योंकि इसमें आंकड़ों को किसी विशेष गुण के होने या ना होने का बांटा जाता है। तो इसमें मैं इन 2 का एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे मुझे कोई द्वंद्व नहीं नज़र आता। इसमें पहला है स्वस्थ और अस्वस्थ। तो स्वस्थ स्वास्थ्य एक गुण है और अस्वस्थ होना इसमें कोई गुण वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षित और अशिक्षित, तो यहाँ पे गुण का होना या ना होना, इसके आधार पर क्या किया जाता है? आंकड़ों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार का वर्गीकरण क्या कहलाएगा? सरल वर्गीकरण। नेक्स्ट जो है बहुगुणी वर्गीकरण। तो इसमें आइए समझते हैं बेटा। इस प्रकार के वर्गीकरण में एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके फलस्वरूप 2 से अधिक वर्ग बनते हैं। तो देखिए पहले इसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बहुगुणी वर्गीकरण, उसके 2 उदाहरण हैं कि जो श्रमिकों के ऊपर मिल मजदूरों का वर्गीकरण। तो मजदूर हैं हमारे सामने, तो 2 टाइप के मजदूर हैं। उसके कुछ कुशल मजदूर हैं, कुछ अकुशल मजदूर हैं, स्किल्ड हैं, कुछ अनस्किल्ड हैं। और जो स्किल्ड हैं उसके अंदर भी 2 टाइप के हैं, शिक्षित हैं और अशिक्षित। जो अशिक्षित व्यक्ति है वो भी हो सकता है या होता ही है बहुत बार कि वो किसी कार्य करने में स्किलफुल हो, कुशल हो। जो शिक्षित हैं वो भी आगे 2 टाइप में डिवाइड हो सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी। जो शिक्षित भी हैं और कुशल भी हैं, तो वो 2 टाइप में उनका आगे किया गया है वर्गीकरण, ग्रामीण तथा शहरी। जो अशिक्षित हैं वो भी ग्रामीण तथा शहरी। इसी तरीके से जो अकुशल हैं वो स्किलफुल नहीं है, तो उसमें शिक्षित भी हो सकते हैं, अशिक्षित। शिक्षित तो हैं लेकिन वो कुशल नहीं है। इसमें अशिक्षित भी हैं और अकुशल भी हैं। तो ये भी ग्रामीण और शहरी 2 आगे जाके डिवाइड हो गए और इनमें भी आगे जाके डिवाइड हो गए। तो ये जो आंकड़े हैं ये इनका कैसा वर्गीकरण था? बहुगुणी वर्गीकरण। नेक्स्ट हम समझेंगे कि मात्रात्मक या संख्यात्मक वर्गीकरण। जब हम देखो संख्यात्मक वर्गीकरण में तथ्यों को संख्यात्मक रूप में वर्गों या समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, कि जो भी तथ्य हमारे सामने उपलब्ध होते हैं उनको हम क्या करते हैं? संख्या के रूप में व्यक्त करते। अन्य शब्दों में प्रत्येक वर्ग में आंकड़े मात्रात्मक अभिव्यक्ति में समर्थ होते हैं या फिर संख्यात्मक अंकों में व्यक्त किए जा सकते हैं। किस संख्यात्मक, जैसे भार को किस में व्यक्त किया जा सकता है? किलोग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आंकड़ों को मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा वीडियो था। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।